नमस्कार। आज शिव कुमार मिश्रा जी नहीं है, मैं खुद ही अकेले ही आपको खबर बता देता हूँ कि आज क्या मामला है। आज मामला यही है कि खबरों की बाढ़ आई हुई है और खबरों की बाढ़ इसलिए है कि कहीं वोट चोर और वोट चोरी की खबर को प्रमुखता ना मिल जाए। खबरें नहीं होंगी तो जो खबर होगी वही छपेगी, उसी को प्रमुखता मिलेगी। इसलिए भर्ती का माल, हम लोग इसको भर्ती का माल कहते थे कि पेज भरना है किसी तरह, तो भर्ती का माल जो है उसकी भरमार है आज। तो और अमित शाह की दो तीन खबर प्रधानमंत्री की और एक रक्षा मंत्री की भी है। तो मैं बताता हूं कि कैसे ये खबरें जबरन दी गई हैं और कैसे ये भर्ती का माल है। तो मकसद क्लियर है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली जो बिहार में चल रही है वो काफी भीड़ बटोर रही है, सक्सेसफुल है और राहुल गांधी धुआंधार आरोप लगा रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो अमित शाह ने जो कहा था कि हम 40-50 साल राज करेंगे, तो आज उन्होंने उसके बारे में कहा है कि मैं ये समझ रहा था कि कैसे इनको पता है कि 40-50 साल रहेंगे। अब पता चला कि उनको पता था कि वो वोट चोरी करते हैं और इसी दम पर वो कह रहे थे। तो बहुत गंभीर आरोप है, बहुत विश्वास करने लायक है। जो हालत है उसमें लोगों को इस पर विश्वास भी होगा। और इसके साथ बिहार में नारा लगवाया जा रहा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि इसको नहीं छापना, नहीं दिखाना मीडिया के लिए अपना संकट है और मीडिया इससे बच नहीं पाएगा और मीडिया की साख जो खराब हो रही है वो ज्यादा होगी। और जो लोग रैली में हैं और वो जब देखेंगे कि खबर नहीं है तो वो अपना सर तो धुनेंगे ही, गाली भी देंगे और फिर जो उसका असर होना होगा वो सब होगा। तो इसलिए इसके बावजूद भाजपा चाहती है या भाजपा के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी की खबर ना छपे और राहुल गांधी 10 साल में पहली बार इस स्थिति में पहुंचे हैं कि उनका आरोप इस तरह से इतना लंबा चल गया और भाजपा उसको काउंटर नहीं कर पा रही है या उससे बचने की कोशिश नहीं कर पा रही है। जैसे पहले वो था कि संजय कुमार के मामले में लोगों ने इतना तूल दिया जैसे कि राहुल गांधी के पूरा रिसर्च या राहुल गांधी का पूरा आरोप संजय गांधी ने ही तैयार किया था, संजय कुमार CSDS वाले ने ही तैयार किया था। तो बहुत दिन तक उसको भुनाने की कोशिश की गई और ये आरोप लगाते रहे और ये कहते रहे कि राहुल गांधी का जो रिसर्च है या राहुल गांधी का आरोप है वो खत्म हो गया, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए राहुल गांधी से माफी मंगवाने के लिए चुनाव आयुक्त तक को मैदान में उतार दिया गया। चुनाव आयुक्त भाजपा के प्रतिनिधि या प्रवक्ता की तरह बोले, सब लोगों ने देखा और उसका भी फायदा नहीं हुआ या उससे भी मामला खराब ही हुआ। तो इसके बाद भाजपा को चिंतित होना स्वाभाविक है और वो चिंता आज खबरों में झलक रही है। तो जैसे सबसे पहले प्रधानमंत्री की आज 3 शीर्षक है बड़े, माने वो एक ही रैली में अलग कहा, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन 3 बड़े शीर्षक हैं अलग अलग अखबारों में, जिससे लगता है कि वो खबर फीड कर रहे हैं या खबर प्लांट कर रहे हैं या खबर परोस रहे हैं कि भाई ले लो खबर ये लो। और वो राहुल गांधी को मत छाप देना टाइप से बिना बोले वही बोल रहे हैं, उसी तरह क्या लग रहा है। तो पहली खबर यह है कि नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि किसानों का हित उनके लिए सर्वोपरि है और अहमदाबाद में उन्होंने कहा है कि देश के छोटे उद्यमी, किसान या पशुपालक से मैं वादा करता हूं कि आपका हित मोदी के लिए सर्वोपरि है। तो अब कहने के लिए ठीक है, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो मानना भी चाहिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री किसान आंदोलन के समय जो उनका रुख तेवर था और जिस ढंग से सड़कों पर कील लगाई गई, उसके बाद प्रधानमंत्री के ये कहने का क्या मतलब है, कितना मतलब है या क्या मजबूरी होगी, वो सब आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये इसके बाद है कि किसान हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमें ही तपस्या करने में कुछ कमी रह गई होगी और हम किसानों के लिए कुछ करेंगे वगैरह वगैरह। और जबकि किसानों की एक सामान्य सी मांग है कि समर्थन मूल्य हमारे लिए तय कर दिया जाए। आज खबर है कि किसानों ने कहा है कि सभी कृषि जिनसों के लिए समर्थन मूल्य फिक्स होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर किसानों के लिए कुछ करना है और यह स्थिति सुधारना चाहते हैं तो ये न्यूनतम जरूरत है, क्योंकि अगर फसल का
समय पर उसको रखने की व्यवस्था नहीं है, तो जब वो खेत से तैयार होगा और अगर उसको बिकेगा नहीं सही मूल्य पे, तो जाहिर है किसानों को कभी कोई फायदा नहीं होगा और किसान कभी इस स्थिति में नहीं होंगे कि वो उसको रख सकें या उसका वाजिब मूल्य वसूल सकें। तो अगर वो वाजिब मूल्य वसूलना है उनको या उनको दिलाना है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा कोई विकल्प फिलहाल नहीं है, जब तक कि हमारे यहाँ स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है। और अभी तक नहीं हुई तो वो कब होगी, कैसे होगी, वो बाद की बात है। और जो पीछे खबरें थी वो कि अडानी ने स्टोरेज की व्यवस्था की है और वो सस्ते में खरीद करके वो कमाना चाह रहे थे, जिसका किसानों ने विरोध किया, जो कानून था। तो वो नहीं चला या सरकार को वापस लेना पड़ा, तब सरकार ने वादा किया था कि हम जरूर करेंगे, लेकिन वो भी 3-4 साल हो गए, कुछ नहीं किया। और अब अगर सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी समझी जा सकती है। वैसे ही जीएसटी का मामला है, जीएसटी इसी सरकार का दिया हुआ है। जीएसटी में जितनी मनमानी थी, जितना जबरदस्ती थी, वो सब सबको पता है। और जीएसटी से जो नुकसान हुआ वो भी अब बताने की जरूरत नहीं है। और कोई सुनने वाला नहीं था, कोई शिकायत नहीं। मैंने भी जब जीएसटी शुरू हुआ था तब वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और पुराना नियम ये था कि एक्नॉलेजमेंट तो आता ही था, काम हो या ना हो, पर मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिला। तो ये तेवर थे और कोई सुनने वाला नहीं था। शुरू में 2016-17 में तो कोई बात ही नहीं करता था। तो वहां से अब आकर के अगर सरकार ये कह रही है कि हम स्लैब कम कर देंगे और जीएसटी का रेट कम होगा, उससे फायदा होगा किसानों को, तो ये मजबूरी ही है सरकार की। और वो मजबूरी क्या है हम लोग समझ रहे हैं। तो जीएसटी का 2 स्लैब होना चाहिए, तो शुरू से कहा जा रहा था और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब उसकी बात की जा रही है और वो किया नहीं गया है। कहा जा रहा है कि दिवाली में होगा, और जाहिर है अभी किसी तरह अभी वो किया भी नहीं जा सकता है, लेकिन उसको कहकर उसका प्रचार करके उसका लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है, या फिलहाल जगह भरने की, अखबारों में जगह भरने के लिए सामग्री मुहैया कराई जा रही है। आप इसको जैसे देखिए, इसके अलावा कुछ तीसरा नहीं हो सकता है। सरकार के लिए या बाजार के लिए या आम लोगों के लिए अमेरिकी टैरिफ बहुत गंभीर मुद्दा है और उस पर भी कुछ सरकार कर नहीं पा रही है, कुछ ठोस नहीं हो रहा है। उसका असर है और वो असर काफी है, जो एक आध जगह छिटपुट कहीं अखबारों में छप रही है, जैसे छपना चाहिए वैसे नहीं छप रहा है। और अभी 1-2 दिन पहले खबर थी कि मुरादाबाद में पीतल एक्सपोर्ट पे बहुत उसका असर पड़ा है, और अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो जाहिर इंडस्ट्री बंद होंगे, नौकरियां जाएंगी वगैरह वगैरह। तो वो बहुत खराब स्थिति है और खराब हो सकती है। उस पर सरकार कुछ कर नहीं रही है, कर नहीं पा रही है, और खबरें नहीं छप रही है, वो सब अपनी जगह है। तो जो परेशानी है उसका एहसास सरकार को है, और पहले सरकार इस सबसे परेशान नहीं होती थी, लेकिन अब सरकार परेशान है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री की एक खबर ये भी छपी, आज मतलब कल प्रधानमंत्री की एक खबर ये भी छपी थी कि अमेरिकी टैरिफ का दबाव चाहे जितना हो, हम उसे बर्दाश्त करेंगे। आर्थिक स्वहित की राजनीति है वो, और उनकी, और अब वो देसी और ये सब की बात कर रहे हैं आजकल। तो देसी वैसी एक दिन में नहीं होता है, और इतने दिन अगर देशी नहीं हुआ तो अब क्या होगा। और अभी तक सरकार की जो नीतियां थी उसमें छोटे उद्योग और इस सब की कोई चिंता कभी नजर नहीं आई, और उनके लिए जो भी किया गया या जो प्रचार किया गया वो प्रचार ही था, उसका कोई जमीन पे कोई लाभ नहीं दिखा। और जमीन पे लाभ के लिए जिस ढंग से काम होना चाहिए वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। जैसे जीएसटी लागू कर दिया गया और उसके बाद आप उसको झेलिए, उस पर कोई सुनवाई नहीं, और फिर आप कहें कि नहीं हम छोटे उद्यमियों की चिंता है, तो वो कहना ही है, उससे कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन और ये जो बिजनेस में है, जो मार्केट में है, जो धंधे में है, वो ये सब समझता है। तो ये सब हो रहा है और ये सब करना पड़ रहा है। खबर यही है कि प्रधानमंत्री को या बीजेपी सरकार को ये सब करना पड़ रहा है, ताकि राहुल गांधी का प्रभाव अखबारों में ना दिखने लगे। लेकिन ये कितने दिन तक चल पाएगा, या राहुल गांधी कितने दिन तक इस तरह के बचाव से के बावजूद टिके रह पाएंगे, या उनकी खबर छपेगी, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन मामला अभी यही है कि मुकाबला है, और राहुल गांधी एक ही मुद्दे पर वोट चोर पे अड़े हुए हैं, और उससे बचने के लिए इन्हें तरह तरह के उपाय करने पड़ रहे हैं। और अभी तक तो वो सक्सेसफुल हैं, और राहुल गांधी की रैली जैसी हो रही है वैसी खबर तो नहीं ही छप रही है। तो ये तो हुई वो प्रधानमंत्री की खबरों की बात। अब आते हैं अमित शाह की खबरों की बात। तो अमित शाह ने जो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनके बारे में
कह दिया कि नक्सलियों के नक्सलवाद के समर्थक हैं वगैरह वगैरह, इस तरह का कुछ कहा। तो उस पर उनकी जो आलोचना वगैरह होनी थी वो तो होगी ही, हो ही रही है। तो वो पहले पेज की खबर पहले से एक सुनिश्चित थी कि वो होनी ही है। उसके बावजूद ये मैंने रेड्डी साहब ने कहा है कि ये 14 साल पुराना मामला जो है अब उठा रहे हैं अमित शाह जैसे प्रभावशाली हस्ती। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर होगा और क्यों उनको ये सब करना पड़ा हो। और जाहिर है वो जज रहते हुए उन्होंने एक फैसला दिया था, उस पर कमेंट करना और उसके आधार पर उनको ये कहना कि वो समर्थक है उनके, और जो समर्थक नहीं होता है वो ऐसा फैसला नहीं देता है। सब बीजेपी इस तरह से की बातें करती रहती है और ये इस बार भी कर रही है और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बारे में कर रही है। तो उसका जो विरोध होना है वो विरोध हो रहा है, लेकिन ऐसा अमित शाह ने कहा है वो अपने आप में भी महत्वपूर्ण है। और ये जो था अपना पीएमसीएम और मंत्री वाला जो विधेयक था, तो वो जब आया था तभी मैंने कहा था कि बहुत क्लियर है कि विधेयक पास हो या ना हो, मत कानून बने ना बने, फिलहाल वो हेडलाइन मैनेजमेंट का काम कर रहा है। और वो हेडलाइन मैनेजमेंट का काम एक दिन के लिए नहीं था, वो लगातार चल रहा है, चलता रहेगा, उस पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन वो चर्चा विरोधियों की नहीं है, विपक्ष से नहीं है, और लोग जानते हैं कि उसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि वो जेपी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जा चुका है। तो अभी उसमें फिलहाल कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन चूंकि खबर बनवानी है, खबर देनी है, तो अमित शाह ने फिर कहा है कि बुनियादी सवाल उसमें वही उठा रहे हैं कि क्या पीएम सीएम को जेल से सरकार चलाना चाहिए। तो तकनीकी तौर पर तो बहुत बढ़िया सवाल है और बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जेल से क्यों, आरोप लगते ही इस्तीफा दे देने का रिवाज रहा है और भाजपा ही कहती रही है कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होते। मतलब राजनाथ सिंह ने कहा था और भाजपा में इस्तीफा होता नहीं है, हुआ नहीं, कोई उदाहरण नहीं है। तो उसमें ये कहना कि जेल से, तो जेल जाने की तो नौबत ही नहीं आती है, लोग पहले ही इस्तीफा दे देते रहे हैं। और 2014 से पहले तक हुआ है, पवन बंसल रेल मंत्री थे, उनको कुछ आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनको हटा दिया। उससे पहले गृह मंत्री थे, वो कपड़े बदलने के आरोप में ही उनको हटा दिया गया था। तो ये सब होता रहा है। और आम आदमी पार्टी के नेता पर ये फर्जी डिग्री का आरोप लगा तो वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया जब उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये सब तो होता ही रहा है, ऐसा कुछ नया, इसमें कुछ नई बात नहीं है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया पीएमएलए केस में तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, हेमंत सोरेन ने भी दे दिया था। तो अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया और साफ साफ कहा था कि उनको फंसाया गया, और फंसाया गया है वो दिखाई भी दे रहा था। पीएमएलए केस की संवैधानिकता पर अभी चर्चा होनी है और वो नहीं हुई है, वो मामला लंबित है। उसके बावजूद इनको पीएमएलए केस में फंसाया गया, और होना ये चाहिए कि किसी को गलत जेल ना भेजा जाए। वैसे भी जमानत नियम है वगैरह वगैरह सब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अर्नब गोस्वामी के केस में 1 हफ्ते में उनको जमानत मिल गई थी, और अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में रहना पड़ा, लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, और उन्होंने तो इस्तीफा ही दे दिया था हेमंत सोरेन, फिर भी उनको रहना पड़ा। और जब मुकदमे की सुनवाई या उसमें प्राथमिकता देने की बात हुई तो ये भी कहा गया कि वो उनको विशेषाधिकार है, या वो मुख्यमंत्री हैं या राजनेता हैं इसलिए उनको महत्व मिल रहा है। लेकिन अर्नब गोस्वामी को मिला था और सिद्दीक कप्पन को नहीं मिला था। सिद्दीक कप्पन 1 साल जेल में रहे थे। तो ये सब भेदभाव है, पहले से उदाहरण दिखाई देते हैं। उसके बावजूद बीजेपी ये विधेयक लेकर के आई है और उसको बार बार उसको कह करके ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे ये कोई बहुत अच्छी चीज लेकर के आए हैं, और उसमें पीएम को भी शामिल कर दिया गया है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो बीजेपी की कार्यशैली है, और जब इनको 50 साल सत्ता में रहना ही है, तो कानून का ये दुरुपयोग ही करते रहे हैं। जनहित में तो कुछ हुआ नहीं है, और कहा जा सकता है आराम से दिखाई दे रहा है, तमाम उदाहरण है। तो उसमें इस कानून का उपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा, और क्या होगा वो कहने समझने की बात जरूरत ही नहीं है, सब साफ है। लेकिन अभी जरूरत है कि इस ढंग से कुछ छवि सुधारी जाए, तो वो काम चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। इसमें देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का लापता होना या उनका खबरों में नहीं होना, लोगों का फोन नहीं उठाना, किसी से बात नहीं करना, कोई चर्चा नहीं होना, और ये सार्वजनिक रूप से कहा जाना कि वो नहीं मिल रहे हैं, गायब हो गए हैं, उनको ये घर में बंद रखा गया, नजरबंद रखा गया, इस तरह की बातें हैं। और इस पर कोई ठोस जवाब नहीं है जो उपराष्ट्रपति के मामले में कम से कम तो सरकार को देना ही चाहिए। और अभी तक
उपराष्ट्रपति को भी कुछ कह देना चाहिए था, जो नहीं कहा है उन्होंने, कहने की जरूरत नहीं समझी है, जो कुछ भी हो। तो कल जरूर इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर थी कि उनका परिवार काम कर रहा है, उनकी पत्नी कोई मॉल बनवा रही है वगैरह वगैरह, और धनखड़ अपना टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, टीटी खेलते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है और कोई किसी से मिल नहीं रहे हैं, कोई सार्वजनिक बयान नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि नहीं जी मैं मुझे कुछ बोलना नहीं इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भी नहीं है। तो ऐसे में ये बहुत गंभीर मामला है और अमित शाह इस पर पानी डालने के लिए प्रेस से मिल रहे हैं। एएनआई से उन्होंने मुलाकात की और उसमें कहा उन्होंने कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, विपक्ष के दावों में सच्चाई नहीं है, हाउस अरेस्ट की अफवाहों को भी उन्होंने खारिज कर दिया और कहा कि ये घटिया राजनीति का नमूना है। तो वो ठीक है, वो उनकी राजनीति है, उनकी कार्यशैली है, उनकी बयान का अंदाज है, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन इसी बयान को, इसी खबर को टेलीग्राफ ने लिखा है कि सवाल मार्क ऑफ इंट्रोगेशन के साथ है अंग्रेजी में, वेयर इज धनखड़, धनखड़ कहाँ है, और जवाब है सकारात्मक रहिए। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी अखबारों में वो वैसे छपा नहीं जैसे उन्होंने कहा है, और ये कहना उपराष्ट्रपति के बारे में कि सकारात्मक रहिए कोई जवाब नहीं है। तो उसने इंडियन एक्सप्रेस ने, सॉरी टेलीग्राफ ने ये लिखकर बता दिया है कि क्या सवाल था, क्या जवाब था, और इसके बारे में पाठकों को क्या समझना है या पाठकों को क्या अनुमान लगाना है। तो वो अपने ढंग से ठीक है, बढ़िया है। और लेकिन दूसरे अखबारों ने ऐसे छापा है जैसे कि बहुत सामान्य बात है और अमित शाह ने एकदम जो है जवाब दे दिया और उसमें कुछ है नहीं वगैरह वगैरह, जबकि ऐसी बात नहीं है। और ये टेलीग्राफ की खबर से पता चलता है और बाकी खबर से भी लोग समझते हैं कि उसमें जवाब नहीं है। ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि इसको जो है जबरदस्ती किसी को ज्यादा जोर जबरदस्ती करके कुछ ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये अमित शाह ने कहा है, लेकिन अगर वो नहीं है, नहीं आ रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो जो उसके मायने हैं, जो मायने लगाए जा सकते हैं, जो अर्थ लगाए जा सकते हैं, वो सब लगाए जाएंगे, वो लगाए जा रहे हैं और ये दिलचस्प है। तो और उसकी जरूरत आप समझ सकते हैं कि ये सब क्यों किया जा रहा है, और दिखाई दे रहा है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि पहला पेज पर राहुल गांधी किसी तरह ना आ जाए, उनका वोट छोड़ गद्दी छोड़ ना आ जाए वगैरह वगैरह। तो हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इन दो प्रयासों के बाद कल के अखबार में एक तीसरा प्रयास राजनाथ सिंह का था। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पहलगाम के आतंकवादियों को शरण देने वालों को उनके कृत्य के कारण मारा गया, उनके धर्म वगैरह के कारण नहीं मारा गया। तो जैसा कहा जाता है कि कश्मीरियों को मार देते हैं वगैरह वगैरह, तमाम आरोप हैं, वो सब अपनी जगह है, मैं अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि उनको मारा गया है तो उनके कृत्य के कारण मारा गया है और उसमें उनका कश्मीरी होना या मुसलमान होना मायने नहीं रखता। तो ये भी स्पष्टीकरण दे रहे हैं जो अभी तक ये लोग नहीं देते थे, या आप कह सकते हैं कि श्रेय लेते थे कि हाँ हमने मारा है, जैसे बुलडोजर न्याय यूपी में चल रहा है वो सब है। तो अब ये सफाई देनी पड़ रही है, तो वो भी महत्वपूर्ण है और सफाई दी गई है इसलिए कि एक खबर, एक हेडलाइन ये भी हो जाएगी। तो एक हेडलाइन ये कल थी, तो एक सुर्खी या एक हेडलाइन ये भी थी कि उनको इसलिए मारा गया कि उन्होंने ऐसा काम किया। वो लोग, मैंने ये वो आतंकवादी नहीं है जिन लोगों ने गोली मारी थी पर्यटकों को या धर्म पूछकर या नाम पूछकर मारा था वगैरह वगैरह। ये वो हैं जिन पे आरोप है कि इन्होंने उन लोगों को घर में शरण दी थी या रखा था। तो इसके बारे में पहले भी चर्चा है कि वो जबरदस्ती भी हो सकता है। माने शायद मुख्यमंत्री ने कहा था, किसी ने कहा था, या वैसे भी अगर कोई आतंकवादी है, उसको कोई वारदात करनी है, वो किसी के घर में आ जाएगा, कहेगा कि मैं रहूंगा और खाना खाऊंगा, खाना खिलाओ, तो जाहिर है कौन मना कर सकता है, किसकी हिम्मत है मना करने की, और या उसके पास विकल्प भी क्या है। पुलिस ऐसी नहीं है कि आप चले जाएं थाने में तो पुलिस आपको बचा लेगी, और अगर उस समय बचा भी ले तो बाद में भी बचाएगी। तो ऐसा तो पुलिस से यकीन इन दिनों तो नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए अगर किसी ने मजबूरी में उसको अपनी सुविधा दी हो या शरण दिया हो या खाना खिलाया हो, तो उसके लिए आप उसको मार दें, अब ये क्या उसका घर उड़ा दिया। और वैसे भी पहलगाम वाले मामले में कितने ही लोगों के घर गिराया गया, क्या क्या किया गया, ये तो एक की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे मामले हैं। तो इसको भी कहने में, जैसे मैं कह रहा हूं कि सारी खबरें खबर के लिए हैं, इसमें भी कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा है, खबर छपी है और कहेंगे तो खबर छपेगी। यही होता है आजकल मीडिया में, काउंटर तो कोई करता नहीं, काउंटर क्वेश्चन का कोई रिवाज ही नहीं है और ये मौका भी नहीं देते हैं।
तो उस हिसाब से एक खबर राजनाथ सिंह की भी है, और राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि हमने उनको उनके कृत्य के लिए मारा है, लेकिन कृत्य के लिए ऐसे मारना ये नहीं है। और जैसा आप किसी को ऐसे ही नहीं मार सकते हैं बिना मुकदमा चले वगैरह वगैरह। और लेकिन बीजेपी यही कर रही है, वो चाहती है कि हम जिसको अपराधी कह दें उसको अपराधी मान लिया जाए, और वो हमारी वॉशिंग मशीन में धुल गया तो ठीक है, नहीं धुला तो वो अपराधी है, या उस पर जो आरोप लगा है वो सही है, और धुल गया तो फिर उसकी कोई जांच की जरूरत नहीं है। तो ये चला रहा है, उसी उसी लाइन पे है। लेकिन एक हेडलाइन ये भी है। एक और मामला है बीजेपी का प्रिय विषय, कॉलेजियम सिस्टम। और कॉलेजियम सिस्टम में अब मैं नहीं जानता, मेरा वो विषय नहीं है, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। तो कॉलेजियम सिस्टम की जो शिकायत है वो अपनी जगह है, लेकिन दूसरे सिस्टम कौन से बड़े अच्छे होते हैं, सरकार जो अपॉइंटमेंट करती है वो कौन से बड़े अच्छे होते हैं, कोई उसमें पक्षपात नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कॉलेजियम सिस्टम बंद करके ये कर दिया जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं रहेगा। कॉलेजियम सिस्टम की बुराई होगी होगी, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम अगर जजेस अपने लोगों की नियुक्ति खुद करते हैं तो मुझे लगता है कि वो चलने देना चाहिए। लेकिन उस क्षेत्र में भी माने कानून के क्षेत्र में जजों और वकीलों में भी इसका विरोध है, वो अपनी जगह है। और लेकिन इस सरकार का के जो प्रयास हैं वो अपनी जगह हैं, और वो सब होता रहा है। तो उससे संबंधित एक खबर आज जो है ये हिंदुस्तान टाइम्स में बड़ी प्रमुखता से छपी है। किसी ने इस पर एतराज किया है कि ये एक चीफ जस्टिस के कोई रिश्तेदार हैं, उनका नाम रिकमेंड किया है कॉलेजियम में, तो उन्होंने इस पर एतराज किया और कहा है कि नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ठीक है, खबर बड़ी है और मामला भी सही है, खबर छपना भी चाहिए, तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन इसको बहुत महत्व दिया गया है। और मैं ये कह रहा हूं कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को महत्व नहीं दिया जा रहा है या उससे संबंधित मामले की चर्चा नहीं है, तो इसकी चर्चा इतनी ज्यादा क्यों है? तो वो जैसा होता है कि जस्टिस वर्मा की बात तो हो रही थी, लेकिन जस्टिस यादव की बात नहीं हो रही थी, जबकि जस्टिस वर्मा के घर में इस बात की पूरी आशंका है या बहुत संभावना है कि उनके घर में किसी और ने पैसे रखे हों। उनका तो हो ही सकता है, उनके घर में था तो उनका तो हो ही सकता है, वो तो है ही है। लेकिन बिना जांच के, बिना सबूत के ये मान लेना कि वो पैसा उन्हीं का था और उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक बात है, और उनके खिलाफ नहीं करना, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यादव के बारे में के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना या उनको माफ कर देना या भूल जाना अलग मामला है। तो कॉलेजियम वाला मामला जो है इतना सीधा नहीं है, और सरकार जैसे चाहती है वैसे कर रही है। उसमें ये खबर, इसको आज प्रमुखता दी गई है, लेकिन अभी भी इतना सब होने के बावजूद, एसआईआर का इतना विरोध होने के बावजूद, बिहार में वही हो रहा है जो महाराष्ट्र में होता रहा है, या जो चुनाव आयोग करना चाहता है, या जो भाजपा की रणनीति है। आप उसको जैसे जो कहिए, कुल मिला के मोटे तौर पे मामला यही है कि महाराष्ट्र में जीतने के लिए वोट बढ़ाए गए, और जहां कम अंतर है वहां उतने ही वोट बढ़ाए गए हैं, या लगभग उतने ही वोट बढ़े हैं जितने से जीत का अंतर था। एग्जैक्टली वही बिहार में हो रहा है, और यहाँ वोट कम किए जा रहे हैं। तो जितने से जीत सकता है, जीत हार का होता है अंतर, उतने वोट कम कर दिए गए हैं। और ये अभी तक शक था, नाम हटाए गए थे, इससे कहा जा रहा था, जिस ढंग से नाम रखे गए थे, जिस ढंग से एसआईआर बन रहा है, एसआईआर का काम हो रहा है, वो सब भी ये सब आरोप था। लेकिन कल इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर है कि कई जगह ऐसा है, और जो नाम हटाए गए हैं वो उनकी संख्या उतनी ही है जितने में जीत हार का अंतर होता है। तो बिहार में वही हो रहा है, सरकार वैसे ही कर रही है, और उसमें राहुल गांधी का जो आरोप है, या जो उसका तेवर है, या उसकी जो एग्रेसिवनेस है, वो सब वैसे ही है, और इसलिए सरकार को चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन बचाव में जो सरकार कर रही है वो अपनी जगह है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था और ये सब तो कहा जा रहा है, और चुनाव आयोग जो पक्षपात कर रहा है वो सब दिख गया है, और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित जो मामला है उसकी चर्चा नहीं हो रही है। वो मामला कोर्ट में है, पता नहीं उसकी क्या तारीख है, उस पर कोई खबर नहीं, कोई चर्चा नहीं, कुछ भी नहीं है। और कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ जो कुछ है वो छप रहा है। तो ठीक है, खबर है, छपेगी ही, लेकिन जो नहीं छप रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और वो भी कम नहीं है। तो इस ढंग से अगर हम देखें तो बहुत सारी खबरें इस तरह से छपी हैं
जो लग रहा है कि जबरन दी गई है, छपवाई गई है, प्लांट की गई है, या प्रस्तुत कर दी गई है कि भैया ले लो, ये भी है, ये भी है फ्री में टाइप से। तो लेकिन दूसरी ओर ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो कम छपी है या जो सरकार के खिलाफ भी है, जिसकी चर्चा कम होती है, कहीं सिंगल कॉलम में छपी, कहीं नहीं छपी, एक ही जगह छपी। मैंने ऊपर जिन खबरों की बात की, पहले जिन खबरों की बात की है, वो कई जगह हैं और प्रमुखता से हैं। अब मैं छोटी छोटी खबरों की बात कर रहा हूं जो आमतौर पे नहीं दिखेंगी, कहीं कहीं दिखी है। उसमें एक खबर ये भी है कि वनतारा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया है। बड़ा मामला है और बड़ी प्रमुखता से छपना चाहिए था, लेकिन मुझे ये खबर बड़ी छोटी सी कहीं दिखी, तो मैंने नोट कर लिया। मुझे लगा कि ये बड़ा मामला था, इसलिए, और मैं यही आपको बता रहा हूं कि ये बड़ा मामला है, लेकिन खबर छोटी सी कहीं एक जगह दिखी है। और मैं सिर्फ जाहिर है पहले पन्ने की बात कर रहा हूँ, तो पहले पन्ने पे ये खबर प्रमुखता से नहीं है और वैसे नहीं है जैसी जितनी बड़ी खबर है। और मैंने जो ऊपर पहले जो खबरें बताई कि सरकार के पक्ष में जो छपी है, मुझे लगता है कि वो खबरें उतनी महत्वपूर्ण नहीं, जिनको जितना उनको महत्व दिया गया है। और महत्व इसलिए दिया गया है कि वो सरकार के समर्थन में है, या इसलिए है कि राहुल गांधी की खबर को जगह ना मिल जाए। तो उस हिसाब से जो छोटी छोटी खबरें हैं वो दो चार मैं बता देता हूँ। तो दूसरी खबर ये है कि नाम हटाए जाने वाला तो मैंने बता दिया, और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। तो ये छोटा मोटा आरोप नहीं है, और अगर बीजेपी का कोई कुछ कहता है तो वो बड़ी प्रमुखता से छपता है, लेकिन केजरीवाल या राहुल गांधी कुछ बोले तो वो नहीं छपता है। और दिल्ली में मेट्रो का किराया बढ़ गया, ये बहुत गंभीर बात है, और जरा भी एक भी पैसा क्यों बढ़े, उसको घटना चाहिए। और मेट्रो का मकसद ही यही था कि वो प्रदूषण नहीं करेगा और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाएगा। और अभी भी मेट्रो में ये दिक्कत है कि अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं जाना है या कहीं जाकर के वहां कुछ काम करना है, तो आप मेट्रो से नहीं जा सकते हैं, या वहां आपको गाड़ी चाहिए तो आपको यहाँ से गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि वहां गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेट्रो का उपयोग वही कर सकता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, फिर वहां से वापस आना है। तो उसमें मेट्रो का उपयोग बढ़े और बसों पर या दूसरी ट्रैफिक नहीं हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि मेट्रो को सस्ता रखा जाए। और जब भी उसका किराया बढ़ता है तो इसका विरोध होता है और यही तर्क दिया जाता है। और दिल्ली में जो पोल्यूशन की हालत है, ठीक है अभी बारिश वारिश है तो पोल्यूशन नहीं है, लेकिन अब दिवाली का समय आ रहा है, दिवाली के समय फिर बढ़ जाता है और फिर बढ़ेगा, हर बार बढ़ता है, तो इस बार फिर बढ़ेगा। और ठीक है, उसका कारण बताया जाता है। पहले तो अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहरा दिया जाता था, पंजाब सरकार को दोषी ठहरा दिया जाता है, पराली जलाने वाले किसानों को दोषी ठहरा। कारण जो हो उसको दूर नहीं किया जा सक रहा है, झेलना आम आदमी को पड़ता है। और कम करने के लिए, पोल्यूशन कम करने के लिए जो बेयर मिनिमम है कि मेट्रो को सुविधाजनक बनाया जाए और उसका किराया कम रखा जाए। तो सुविधाजनक कुछ खास नहीं हुआ मेट्रो चलने के अलावा, या मेट्रो का नेटवर्क बड़ा हो रहा है उसके अलावा, जो घर से मेट्रो स्टेशन तक जाने की जो बात है उसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। या बैटरी वाली गाड़ी अगर कुछ चल गई है क्योंकि वो बाजार में आ गई है तो चलेगी ही, और वो सबसे कमाऊ रास्ता होता है तो चल रहा है, लेकिन सरकारी व्यवस्था कुछ ऐसी नहीं है जिससे मेट्रो का उपयोग बढ़े। और उसमें किराया बढ़ा दिया जाना बिल्कुल उसके नुकसानदेह है। और बहुत लोगों के लिए टू व्हीलर का उपयोग करना, या अगर 3-4 लोग जाते हैं तो गाड़ियों से जाना कंपैरेटिवली सस्ता हो जाएगा। तो मेट्रो का उपयोग कम होगा, या मेट्रो का जितना उपयोग होना चाहिए उतना नहीं होगा, या मेट्रो का उपयोग बढ़ना चाहिए जिससे रोड पे दूसरे ट्रैफिक कम हो, गाड़ियां कम यूज हो, पोल्यूशन कम हो। वो सब नहीं हो रहा है। तो मेट्रो का किराया बढ़ाना बिल्कुल ही मुझे लगता है कि गलत है और नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, उसको सरकार को सब्सिडाइज करना चाहिए। तो सब्सिडी ऑब्सिडी की बात तो बीजेपी की सरकार करती नहीं है, उसका जमाना नहीं रहा, तो वो सब है, तो इसलिए वो भी खबर है। और उसको चूंकि आम आदमी से रिलेटेड है, इसलिए इस खबर को बहुत छिपा के या दबा के या बहुत छोटा नहीं छापा गया है, लेकिन खबर छोटी ही से है, मामूली सी ही है, और वैसे नहीं छपी है जैसे दूसरी खबरों को या बीजेपी के समर्थन वाली खबरों को तान दिया जाता है, तो वैसे नहीं ताना गया है। एक और खबर है कि परीक्षार्थी छात्रों को दिल्ली में पुलिस ने बहुत पीटा। तो छात्रों को पीटने का मतलब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी वैसे ही आक्रामक हुए जा रहे हैं। अगर छात्र भी वैसे ही हो गए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो छात्रों ने विरोध करने की कोशिश की तो उन्हें ठोक दिया गया, ठीक से ठोक दिया गया। तो उस पर राहुल गांधी ने कहा है कि बर्बरता और शर्मनाक है। ये भी खबर नहीं दिखी, जबकि पहले तो ठोका नहीं जाना चाहिए, ठोका गया तो उसकी खबर होनी चाहिए थी। वो सब बहुत हल्के फुल्के तो थी ही।
अब जो राहुल गांधी ने कहा है वो भी बहुत कम, वैसे गंभीरता से नहीं छपी है। एक और खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा वापस दिल्ली पुलिस को दे दी गई। तो दिल्ली पुलिस का मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि दिल्ली पुलिस प्रमुख का पद खाली था या कार्यवाहक पुलिस प्रमुख से काम चलाया जा रहा था। हमला हुआ तो तुरंत कार्यवाहक की जगह एक स्थायी कुलपति की पुलिस प्रमुख की नियुक्ति हो गई और सीआरपीएफ को उनकी सुरक्षा दे दी गई थी और ये 2-4 दिन में वापस ले लिया गया। उन पे हमला करने वाला गुजराती है, गुजरात से आया था। 2-4 दिन कुछ ही दिन पहले रहा था, 2-4 दिन मुझे नहीं पता ठीक से, लेकिन कुछ ही दिन पहले आया था और उसको क्यों दिल इतनी नाराजगी हो गई वो सब अपनी जगह है। उसके बावजूद हमला होते ही पुलिस ने सरकार ने जो कार्रवाई की और उसके बाद उसको तुरंत ही बदल दिया। तो ये अपने आप में मतलब सरकार का ढीला ढाला रवैया या लिजलीजापन दिखाता है जो नहीं होना चाहिए और सरकारी काम में कम से कम दिल्ली में या दिल्ली के मुख्यमंत्री के मामले में नहीं होना चाहिए। तो वो है और ये भी खबर ऐसे ही छप रही है। तो आज के लिए अब बस इतना ही और शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।